नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 184 नए सांसद आवास का करेंगे उद्घाटन। परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। श्रमजीवियों से संवाद के बाद जनसमूह को करेंगे संबोधित। कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र के सीईओ के नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग ने फिर दोहराया अपना फैसला। कहा, अब भी समय रहते घोषणा पत्र दें या देश से माफी मांगे राहुल गांधी। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, अगले 2 दिन में सामान्य हो जाएगा सड़क संपर्क। नुकसान के आकलन के लिए समिति के पास 7 दिन की डेडलाइन। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, बहुत जल्द होगा गाजा शहर पर कब्जा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जताई चिंता। और अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन। कुल 14 पदक किए अपने नाम। 10 में से 9 महिला मुक्केबाज पदक जीतने में रही सफल। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 10 बजे बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वो आवास परिसर में सिंदूर का एक पौधा लगाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्रमजीवियों को संबोधित भी करेंगे। संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित इस आवासीय परिसर में प्रत्येक आवासीय इकाई में लगभग 5000 वर्ग फुट का कारपेट क्षेत्र है। यह आवासीय और आधिकारिक दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करता है। कार्यालयों, कर्मचारियों के आवास और एक सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित क्षेत्रों को शामिल करने से संसद सदस्यों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी। परिसर के सभी भवनों का निर्माण आधुनिक संरचनात्मक डिजाइन मानदंडों के अनुरूप भूकंप रोधी बनाया गया है। सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र कार्यान्वित किया गया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से हाल के चुनाव में दोहरे मतदान वाले आरोपों पर सवाल उठाते हुए एक नोटिस जारी किया है। यह विवाद 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी के दावों से उत्पन्न हुआ है। इस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि शकुन रानी नामक एक मतदाता ने 2 बार वोट डाला था। अपने दावे के समर्थन में राहुल गांधी ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने चुनाव आयोग का आधिकारिक रिकॉर्ड बताया। यह आधिकारिक रिकॉर्ड कथित रूप से मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। हालांकि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच ने इन आरोपों की सत्यता पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। जांच से पता चला है कि गांधी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज, जिस पर दोहरे मतदान का संकेत देने के लिए सही का निशान लगा है, वो मतदान अधिकारी द्वारा जारी किया गया आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए रानी ने स्वयं 2 बार मतदान करने के आरोप से साफ इनकार कर दिया है और जोर देकर कहा है कि उन्होंने चुनाव के दौरान केवल 1 बार ही मतदान किया था। इन आरोपों की गंभीरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता पर उनके संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सीईओ कार्यालय ने राहुल को औपचारिक रूप से एक नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे अपने दावे के समर्थन में मूल दस्तावेज या कोई अन्य प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। ये कदम कार्यालय को मामले की विस्तृत, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जनता को आश्वासन दिया है कि आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद एक व्यापक एवं निष्पक्ष जांच की जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राज्य की मतदाता सूचियों के बारे में राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्य चुनाव अधिकारियों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर नियम अनुसार अपनी बात रखने को फिर कहा है। दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लिखा है कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत हैं तो वो शपथ पत्र देकर उसे चुनाव आयोग के साथ साझा करें।
राहुल गांधी ने पिछले दिनों राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों को लेकर कुछ दावे किए थे और आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष से मिला हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 7 अगस्त 2025 को भी राहुल गांधी को पत्र भेजकर संबंधित मतदाताओं का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को जारी रिमाइंडर लेटर के जरिए फिर से अनुरोध किया कि हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ पत्र 10 दिनों के भीतर भेजा जाए ताकि 1950 के प्रतिनिधित्व अधिनियम और 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की जांच और सत्यापन के लिए ये प्रक्रिया आवश्यक है और चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में तथाकथित फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का आरोप लगाते हुए आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया था। बिहार के वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर इंडी ब्लॉक आज प्रदर्शन करेगा। गठबंधन दलों के सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे। इसे लेकर बीजेपी समेत पूरी एनडीए हमलावर है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है और ये अनुचित है। इंडी ब्लॉक के संसद भवन से चुनाव आयोग तक के प्रस्तावित पैदल मार्च और प्रदर्शन पर भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने पलटवार किया है। सारंगी ने कहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हैं, ये लोग आंदोलन के बिना नहीं रह सकते। अगर जीने के लिए उन्हें कुछ नाटक करना है तो करने दीजिए। क्या कहेंगे, माननीय मोदी जी बोल दिया ना, आंदोलन जीवी कुछ लोग है, बिना आंदोलन में जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है और करने दीजिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस किया है, उचित है। एक संवैधानिक संस्था को इतना बदनाम करने की उनका नीच प्रचेष्टा सर्वथा निंदनीय है। और अब बात संसद के मॉनसून सत्र की। आज से संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह की शुरुआत हो रही है। दोनों ही सदनों की कार्यसूची में कई अहम विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 3 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। इन 3 विधेयकों में से 2 विधेयक खेलों से संबंधित हैं। ये विधेयक हैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। ये बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है और खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ ही लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। ये विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेने का प्रयास करता है। इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने और पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय करने से संबंधित प्रावधान है। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की बात करें तो राज्यसभा में आज मणिपुर राज्य के साल 2025-26 के बजट पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उच्च सदन में सूचीबद्ध 3 विधेयकों में से 2 विधेयक मणिपुर राज्य से जुड़े हैं। राज्यसभा में मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 पर चर्चा होगी। इसके साथ ही गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। 1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 10 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सीधे मतदाताओं से 8,341 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, जिनमें योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य नाम हटाने की मांग शामिल है। राजनीतिक दलों की ओर से अब तक कोई दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं 46,588 नए मतदाताओं ने 18 वर्ष या अधिक आयु पूरी करने के बाद फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किया है। सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण अभी बाकी है। उत्तराखंड के धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लिमचीगाड़ पुल का बनकर तैयार हो गया है। आपदा के दौरान लिमचीगाड़ पुल बह गया था, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। इसके बाद वहां बैली ब्रिज बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा था। पुलिस दल, एसडीआरएफ, इंजीनियर्स और अन्य बचाव दलों के अथक प्रयासों से अब इस पुल का निर्माण पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। वहीं आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल के कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते नजर आए। आज धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र के चैनलाइजेशन के लिए आईआईटी रुड़की, सीएसआरई और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के जियोलॉजिस्ट की एक टीम पहुंचेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य आपदा कंट्रोल रूम, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड और देहरादून में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। इस दौरान धराली और हर्षिल आपदाग्रस्त क्षेत्र में हर्षिल तक सड़क मार्ग को मंगलवार तक सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के सचिवों को धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए निजी और सार्वजनिक संपत्ति के आकलन को 7 दिन की टाइमलाइन में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के सभी आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार की ओर से दी जा रही सहायता को जल्द वितरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को धराली आपदा में 108 बेघर हुए परिवारों से निरंतर संपर्क और संवाद रखते हुए उनके रहने, भोजन, दवाइयों और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्काल बेहतरीन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धराली के लोग हमारे अपने हैं, उनको हर मदद दी जाएगी। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड के धराली में जो भीषण प्राकृतिक आपदा आई है, उसके बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नज़र बनाए हुए हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में और जल्द से जल्द किस तरह से सड़क मार्ग सुचारू चलाया जा सकता है। मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। बैली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाड़ है, उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टोर करने की प्रक्रिया चल रही है। पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा, सत्यानंद याजी, केवल सिंह विरक और कुछ कंपनियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, अब एसजीवाई प्रॉपर्टीज जैसे नाम शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि इन कंपनियों में हेराफेरी के जरिए उन्होंने कुल 58 करोड़ रुपए कमाए। 5 करोड़ रुपए मेसर्स ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए और 53 करोड़ रुपए SLHPL के जरिए। मामला हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव के जमीन की खरीद बिक्री और लाइसेंस जारी करने में हुई गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। 1 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में खेड़की दौला थाने में एफआईआर दर्ज की। इसमें रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ कंपनी और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य पर धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन पैसों से संपत्तियां खरीदी गईं और निवेश किया गया और कर्ज चुकाया गया।
रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में खुशी का माहौल है। यहाँ के प्रगतिशील किसान तौकीर बागबान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। इस खबर के आते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के युवा उद्यमी तौकीर बागबान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लाल किले पर 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस दूरदार इलाके में भी हम जैसे किसानों का जो ख्याल रखा। पिछले साल भी हमसे वो मुलाकात करके जिसमें 5 से 7 मिनट उन्होंने हमसे बात की और काफ़ी इनकरेज हुए हम तब उनसे इसी एरोमेटिक और मेडिसिन क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। तो आज हमें ये मौका मिला, बहुत खुशी का मुकाम है कि हम वहाँ जाके उनके साथ स्पेशल गेस्ट बैठ के 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। पिछले साल योग दिवस पर पीएम मोदी ने तौकीर बागबान के स्टॉल का दौरा किया था। उनकी सफलता की कहानी सुनकर प्रधानमंत्री ने उन्हें औषधीय और सुगंधित पौधों के मूल्य संवर्धन पर काम करने की सलाह दी थी। मैं बहुत खुश हूँ। मुल्क के लिए काम करना हमारे दीन और इस्लाम की रूह से सबसे अच्छा सवाब है, जिससे आम लोगों को फायदा। इससे बाकी बच्चों नौजवानों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि अगर कोई काम करे उसकी कदर करते हैं मोदी जी, उससे उनके भी हौसले बुलंद होंगे। तौकीर साहब ने ही हम लोगों को अपने साथ जोड़ा है कि आप पौधे लगाओ, आप लेवेंडर लगाओ, तो इसके साथ हम जुड़े हैं। और ये पहली बार हुआ है कि इसी हुकूमत में कि एक किसान को जो है 15 अगस्त के लिए स्पेशली दिल्ली बुला। इससे हमें भी जो है बहुत जज्बा और जोश है कि हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी आने वाले में जो है मौका मिल सकता है। तौकीर बागबान ने मक्के की खेती छोड़कर औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती शुरू की। आज वे 2500 किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ चुके हैं। कभी सिर्फ एक छोटे से गांव का किसान आज लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने जा रहा है। तौकीर बागबान की ये कहानी देश भर के किसानों के लिए एक प्रेरणा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से प्रगतिशील किसान और युवा व्यवसायी तौकीर बागबान को मिले न्योते की सफलता को जहां स्थानीय निवासी पूरे जिले और चिनाब घाटी के लिए प्रेरणा मान रहे हैं, वहीं इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार में देश की सर्वोच्च मंच तक पहुंचने के लिए जज्बे और मेहनत की जरूरत है, ना कि बड़े नाम। डोडा समाचार के लिए भद्रवाह से ताहिर नदीम खान सबजई। बकरी पालन छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। किसान छोटी जगह पर भी बकरियों को पाल सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बकरियों को अच्छा आहार मिले और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ना हो। इसके लिए बकरियों में होने वाले विभिन्न रोगों, उनके कारणों, लक्षणों, उपचार और रोकथाम के उपायों के बारे में बकरी पालकों को व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी किसानों के लिए आय बढ़ाने का अच्छा जरिया है। इसकी खासियत यह है कि किसान छोटी जगह पर भी बकरियों को पाल सकते हैं। इसके अलावा इसके पालन पोषण में भी खर्च कम आता है। बकरी पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बकरियों को अच्छा आहार मिले और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं न हो। बकरियों में आमतौर पर फड़किया, बकरी चेचक, खुर मुंह पका रोग, निमोनिया, जोन्स रोग, खुर गलन रोग, आफरा और दस्त जैसी बीमारियां होती हैं। फड़किया बकरियों की एक प्रमुख बीमारी है जो अधिकतर वर्षा ऋतु में होती है। इसमें बकरी के अंगों में फड़कन यानी कंपन सी दिखाई देती है। बकरी चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। रोग के प्रकोप से बचाने के लिए प्रतिवर्ष वर्षा से पहले रोग प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। खुर मुंह पका रोग बकरियों का एक संक्रामक रोग है। इसमें बकरियों के खुर और मुंह में छाले पड़ जाते हैं तथा मुंह से लार टपकती रहती है और बकरी इससे चारा नहीं खा पाती। बकरियों को निमोनिया भी होता है। इस रोग में फेफड़ों और श्वसन तंत्र में सूजन आ जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। खुर गलन रोग भी बकरियों में वर्षा से सर्दियों तक होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग में बकरी एक या अधिक पैरों से लंगड़ा कर चलती है। आफरा भी बकरियों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक रोग है। इसमें गैसों के बनने और इकट्ठा होने से पेट फूल जाता है।
बकरियों में होने वाले विभिन्न रोग, उनके कारण, लक्षण, उपचार और रोकथाम के उपायों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे बकरी पालक रोगों द्वारा होने वाली हानि से बच सकते हैं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए हर दिन बकरी की जांच करनी चाहिए। अगर कोई बकरी बीमार लग रही है तो उसे दूसरी बकरियों से अलग रखना चाहिए। बकरी पालकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हर 3 महीने में बकरियों को कृमिनाशक दवाई पिलाई जाए, विशेषकर बरसात से पहले और बरसात के बाद। पशुपालक बकरियों के टीकाकरण के बाद स्वास्थ्य सलाह का ख्याल रखें। बरसात के दिनों में बकरियों के रहने वाले स्थान पर जमीन में चूने का छिड़काव करना चाहिए। बकरियों के रहने वाले कमरे की दीवारों को हर महीने चूने से पुताई करनी चाहिए। गाभिन बकरियों को एंटेरोटॉक्सिमिया का टीका लगवाना चाहिए। बकरी पालक अपने रेवड़ में आई बीमारी की पहचान कर अपने निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर इन तमाम बीमारियों का उपचार करवा सकते हैं। शमीम अख्तर, DD न्यूज़। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबर का। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में व्यापक सैन्य अभियान में पहली प्राथमिकता शहर छोड़ने वाले नागरिकों के लिए सुविधाएं और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा मंत्रिमंडल के गाजा शहर पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ी सैन्य योजना को मंजूरी देने के बाद कहा कि उनके पास नियंत्रण पाने और बंधकों को छुड़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। खेल की खबरों में अंडर 19 एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय दल ने कुल 14 पदक अपने नाम किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल रहे। खास बात यह रही कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली कुल 10 में से 9 महिला मुक्केबाजों ने पदक जीतने में कामयाबी पाई। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।